हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक प्लांट एनाटॉमी, जिसको हम 2 से 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले प्लांट एनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन। किसी भी प्लांट ऑर्गन के टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारी चीज़ों की जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम कहते हैं प्लांट एनाटॉमी। सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी एन ग्रू ने, और इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। तो टिश्यू ऐसे प्लांट के कुछ सेल्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, देखने में भी सिमिलर होंगे और एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इनको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे होते हैं हमारे परमानेंट या फिर नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज़ द पावर ऑफ कॉन्टिन्यूस डिविजन, जो हमेशा डिवाइड करते रहें, जो अपना नंबर बढ़ाते रहें और उनमें कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस डिविजन होता है, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ये टर्म सबसे पहले सी नगेली ने दिया था। और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि इनको बाकी के जो टिश्यूज होते हैं उनसे एकदम डिफ्रेंशिएट करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले क्या, इनकी एक तो सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी थिन होती है, थिन सेल्यूलोजिक वॉल के होते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल्स का मतलब है जो कि सेम डायमीटर या सेम डायमेंशन के जो सेल्स होते हैं उनको हम आइसोडायमेट्रिक सेल्स कहते हैं। सिमिलर लुकिंग सेल्स होंगे। हमेशा ये जब भी स्टेन करेंगे तो काफ़ी डीप स्टेनिंग लेते हैं। उसके बाद में इनमें काफ़ी लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ना तो इनमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ना ही इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स अगर इनमें होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, वरना इनमें होती ही नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नेक्स्ट हम इनका क्लासिफिकेशन समझेंगे। इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन समझेंगे बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन, कि ये ओरिजिनेट कहाँ पर हो रहे हैं और उसके हिसाब से उनको किस तरीके से क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम आते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड देन आता है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम के कुछ फीचर्स देखते हैं। ये मेरिस्टेम जाइगोट से बनती है, मदर ऑफ मेरिस्टेम होती है। इससे बाकी के मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप होते हैं, इससे बाकी के मेरिस्टेम्स डेवलप होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम हो चाहे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो। एंड ये जो होता है ये अभी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है कंप्लीटली, इट इज़ द अनडिफ्रेंशिएटेड पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। ये हमको मिलता कहाँ पर है प्रो मेरिस्टेम? जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले वहाँ पर जो हमारी जो रूट और शूट की एक्सेस जो डेवलप होती है वो प्यूम्यूल और रेडिकल के फॉर्म में डेवलप होती है। तो यहाँ पर प्यूम्यूल और रेडिकल के टिप पर ये प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। मूविंग ऑन, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जर्मिनेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं प्रो मेरिस्टेम से ही, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? दीज आर सिचुएटेड एट द एपेक्सिस ऑफ रूट शूट एंड एट द नोडल रीजन ऑफ द स्टेम। एपेक्सिस का मतलब है टिप पर, एपेक्स पर, रूट के, शूट के या नोडल रीजन ऑफ द स्टेम के टिप पर ये प्रेजेंट होंगे। इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको ज़रा हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो अगर आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ये शूट का एक ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। शूट का ये स्ट्रक्चर है, टिप पर हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, उसके बाद में इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड्स के पास में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये दोनों ही हमारे किस में आते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं। जबकि राइट हैंड साइड पे यहाँ पर रूट का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर भी पहले रूट कैप होती है, टिप पर कभी भी एपिकल मेरिस्टेम नहीं प्रेजेंट होती है क्योंकि टिप पर यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होती है, और जस्ट उसके नीचे हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये भी हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर प्राइमरी मेरिस्टेम का ये एरिया होते हैं। मूविंग अहेड, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो ओरिजिनेट होती है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी वापस से रीगेन करते हैं। ये लूज कर चुके हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी और वापस से रीगेन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल डी डिफ्रेंसिएशन।
डी डिफ्रेंसिएशन, ओके। It is the lateral meristem which brings about the increase in the girth and is responsible for the secondary growth. जो भी ये secondary meristem होती है secondary growth के लिए responsible होती है, और पेड़ की जो चौड़ाई होगी उसको बढ़ाने के लिए secondary meristem responsible होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, यहाँ पर हमारे वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं, कैम्बियम भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो कॉर कैम्बियम है जो कि कॉर्टेक्स के साइड में प्रेजेंट रहता है, और दूसरा ये जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है, ये दोनों ही हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द पोजिशन ऑफ द मेरिस्टेम। पोजीशन के बेसिस पर सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम, अभी हम लोग ने डिस्कस करा था कि ये टिप पर प्रेजेंट होने वाली मेरिस्टेम होती है। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा टाइप है इनका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? ये हमारा ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, शूट एंड देयर ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की हमेशा लंबाई को, लेंथ को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड टाइप का जो मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम, ये मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इसमें बाकी के सारे कैम्बियम भी आते हैं एक्सेप्ट फॉर द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, और ये प्लांट की साइड में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेस, ये दीज आर द प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द प्लांट एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसकी साइड में प्रेजेंट होंगे। थर्ड टाइप जो है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये अलग अलग जगह पर इनकी लोकेशन हो सकती है, या तो ये इंटरनोड्स के बेस से प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन ग्रासेस, बैम्बूज, वीट में ये देखने को मिलता है, या फिर ये नोड के बेस में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे मिंट के प्लांट में हमको देखने को मिलता है, या फिर ये लीव्स के भी बेस में प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि हमको पाइनस में मिलता है। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट है, कई बार इससे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये इंटरनोड को इन इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और प्लांट की जो लंबाई होगी उसको ये बढ़ाने में हेल्प करेगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ज़रा एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऊपर, सबसे ऊपर जो टिप पे प्रेजेंट है, ये शूट का एक स्ट्रक्चर है, उसकी टिप पर हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, बीच में हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और साइड में लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों ही तरीके के मेरिस्टेम प्लांट की हमेशा लेंथ को बढ़ाती है, लंबाई को बढ़ाती है, जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ये जैसे ये एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड हमारा प्रेजेंट है, और नोड के बेसिस में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। हम इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे, जो कि आपके लिए फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी में वो है थ्योरीज ऑफ शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो शूट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स थे उनका एक अरेंजमेंट था, जिसके लिए थ्योरीज बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी। इसमें जो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं वो है एपिकल सेल थ्योरी। ये थ्योरी दी थी सी नगेली ने, और इसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि देयर इज अ सिंगल एपिकल सेल विथ 3 कटिंग फेसेस इन द शूट एपेक्स। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक सेल दिखाई देगा जिसमें 3 फेसेस उसके होंगे। ये थ्योरी हमको कहीं सही भी दिखती है और कहीं पर इतना एप्लीकेबल, ये फुल्ली एप्लीकेबल नहीं थी। जहाँ पर एप्लीकेबल है वो कौन से प्लांट्स हैं? हायर एल्गीज में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी गई। दूसरी थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो है हिस्टोजन थ्योरी। ये दी थी हैंस्टीन ने। इन्होंने ये कहा था कि जो शूट का एपेक्स होता है वो 3 ग्रुप ऑफ इनिशियल से बनता है। सबसे पहले आता है हमारे डर्मेटोजन। डर्मेटोजन जो होता है ये एक आउटर लेयर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा जो हिस्टोजन है वो है पेरीब्लेम। पेरीब्लेम रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा जो हिस्टोजन है वो है प्लेरोम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वैस्कुलर टिश्यूज और पिथ के डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट थ्योरी शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आती है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी श्मिड ने दी थी और इन्होंने हिस्टोजन थ्योरी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। हिस्टोजन थ्योरी में हम 3 रीजन्स पढ़ते हैं, श्मिड ने शूट एपेक्स को 2 रीजन्स में ही डिवाइड करा था। उन्होंने कहा था कि एक आउटर लेयर होता है जिसको कि हम कहते हैं ट्यूनिका। ये जो आउटर लेयर होता है ये डिवाइड करता है एंटी क्लिनिकली, और दूसरा जो लेयर होता है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर मास ऑफ सेल्स होते हैं, उसको वो डिवाइड करता है एंटी क्लिनिकली और पेरी क्लिनिकली। अब ये डिवीजन क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पर इस डायग्राम में तो हमको देखने को मिलेगा पेरी क्लिनिकल डिवीजन कैसा है। पेरी क्लिनिकल डिवीजन जब हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है तब हम उसको पेरी क्लिनिकल डिवीजन कहते हैं, जबकि यही डिवीजन अगर वर्टिकल होता है तो उसको हम एंटी क्लिनिकल डिवीजन कहते हैं। तो ट्यूनिका रीजन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये एंटी क्लिनिकल डिवीजन के बेसिस पे बनता है, जबकि कॉर्पस जो होता है वो एंटी क्लिनिकली और पेरी क्लिनिकली दोनों ही तरीके से डिवाइड करके एक इनर मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन करता है। ये तो 3 थ्योरीज थी हमारे शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जो रूट एपेक्स होता है ये एक्चुअली ये टिप नहीं होता है रूट का, ये एक सब टर्मिनल पोजिशन पे प्रेजेंट होता है। रीजन इसका ये होता है कि जो टिप पर है वहां पर हमारा रूट कैप प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए रूट एपेक्स इज एक्चुअली इन द सब टर्मिनल पोजिशन। इसके लिए जो सबसे पहली थ्योरी थी, यहाँ पर भी हम एपिकल सेल थ्योरी ही पढ़ते हैं, इन्होंने सी नगेली ने ही दी थी। और इन्होंने यहाँ पर भी कहा था कि एक टेट्राहेड्रल सेल प्रेजेंट होता है विच डिवाइड्स इन 3 प्लेन्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टिश्यूज ऑफ रूट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एपिकल सेल यहाँ पर प्रेजेंट है और ये यहाँ पर 3 डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये ग्रो कर रहा है। डिविजन इन द बेसल प्लेन ऑफ दिस टेट्राहेड्रल सेल गिव राइज टू रूट कैप। इसी रूट कैप से ही, इसी एपिकल सेल से ही हमारा रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारी, जैसे हमने अभी शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा। सेम साइंटिस्ट ने दी थी और 3 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स यहाँ पर भी हमको मिलते हैं, डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम और प्लेरोम। और वो भी हमारे जो सिमिलर टाइप के सेल्स जो हमने अभी पहले पढ़े हैं वही वाले सारे सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस मगर जो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से हमको देखने को मिलता है वो होता है कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है एक क्विसन सेंटर। ये जो क्विसन सेंटर है ये हमारा मिड में प्रेजेंट होता है और इसके लिए भी एक थ्योरी है, क्विसन सेंटर थ्योरी, जो कि क्लाउज नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी मेज के प्लांट में। इस थ्योरी में ये कहा जाता है that there is an inactive center in the root apex called quiescent center having low DNA, RNA and proteins, and it act as a reservoir of active initials। ये जो quiescent center होता है यहाँ पर DNA, RNA और प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है और ये एक रिजर्वॉयर की तरीके से काम करता है। किसी भी एक्टिव ग्रुप ऑफ इनिशियल्स के लिए ये एक रिजर्वॉयर की तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ेंगे रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है कॉर्पर केप थ्योरी। ये थ्योरी शूप ने दी थी और ये थ्योरी काफ़ी कुछ सिमिलर है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ऑफ द शूट एपेक्स। इस थ्योरी में कहा जाता है दैट द सेल्स इन द रूट एपेक्स डिवाइड इन द पैटर्न कॉल्ड टी डिवीजन। ये इनका रूट एपेक्स में एक ऐसा डिवीजन होता है जो कि ये टी डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, टी के शेप के रिप्रेजेंट करेंगे। The outer region of the root apex is called cape. The cells of this region divide first horizontally, सबसे पहले horizontal division होगा. The lower daughter cell then divide longitudinally, that is at the right angle to the plane of the first division. तो ये इस तरीके के डिवीजन की वजह से ये एक पैटर्न बना लेते हैं जिसको कि हम टी डिवीजन कहते हैं। और ये जो था ये हमारा रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लास्ट थ्योरी है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।